नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरे दोस्तों, आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में आप लोगों ने यहाँ पे हम चर्चा कर रहे थे कि सर स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम होते हैं, फिर डायनेमिक रैम के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें हम स्टैटिक रैम को पूरा अच्छे से चर्चा कर चुके थे। अब हम डायनेमिक रैम पे आए हुए थे। सर डायनेमिक रैम पे हम आए तो हम देखिए कि वहाँ HD रैम होता है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सर वहाँ पे आपका RD रैम होता था तो रोम बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हम देखिए कि आपका DDR था, डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। हाँ सर, तब सबको फुल फॉर्म पता चल गया। HD रैम का फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ सर, D का मतलब ही होता है डायनेमिक और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जहाँ पर D रैम लिखा है मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ लिखा आपका सर डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सामने बस सिंक्रोनस याद रखना है। हाँ सर यहाँ डी रैम लिखा है मतलब इसके आपको DDR और एस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका मतलब है डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक, आपका सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ सर, और आपको लिखा सर RD रैम मतलब डी रैम तो मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, मगर आगे R लगे तो मतलब है रोम बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हाँ सर, आपको सबका फुल फॉर्म रैम बस आपका हो गया। डबल डाटा रेट आपको ये भी पता चल गया फुल फॉर्म DDR वाले का। हाँ सर, डबल डाटा रेट 1, डबल डाटा रेट 2, डबल डाटा रेट 3, डबल डाटा रेट 4। हाँ सर, आपको SD रैम का फुल फॉर्म चल गया सिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस रैम बस डबल डाटा रेट। हाँ सर, ये फुल फॉर्म पता चल गया। तो इस फुल फॉर्म से पहले क्वेश्चन बनता है, इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेगा, आपको फुल फॉर्म से कोई दिक्कत नहीं है। मैं आइए इसमें कुछ चीजें विशेष पे हम चर्चा करते हैं कि आपको SD रैम पूछेगा तो याद हो आपको इसका फुल फॉर्म पूछेगा सिंक्रोनस करके। हाँ सर, डायनेमिक रैम पूछेगा तो सीधा पूछेगा आपसे DDR का फुल फॉर्म डबल डाटा रेट करके, DDR का फुल फॉर्म। हाँ सर, DDR का फुल फॉर्म। हाँ सर, S का फुल फॉर्म। हाँ सर, और आपसे R पूछेगा तो R का पूछेगा नाम बस आपको, R मतलब रैम बस डायनेमिक रैम, तो रैम बस करके बस पूछेगा। हाँ सर, दूसरा आपसे अब HD रैम में कुछ पूछता है तो सबसे पहले पूछेगा कि बताइए वह कौन सा रैम है जो सिंक्रोनाइज करता है टू द सिस्टम क्लॉक। तो सिस्टम क्लॉक को शब्द सिस्टम क्लॉक पे बस ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। जहाँ सिस्टम क्लॉक को सिंक्रोनाइज करने का बात किया है, जहाँ भी सिस्टम क्लॉक का बात किया वहाँ आप S फॉर सिस्टम से S फॉर आपका सिंक्रोनस डायनेमिक रैम रखेंगे। भाई नाम ही उसका सिंक्रोनस, अर्थात सिस्टम के क्लॉक को सिंक्रोनाइज कर रहा है, अर्थात सिस्टम के क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना। ये सिस्टम क्लॉक की क्या क्या बोल रहे हो सर, बहुत टेक्निकल हो गया सर, घूम गया। तो मैं हूं तो कैसे घूम जाएगा यार। अर्थात बताइए आपका एक क्लॉक है कि नहीं, आपका मेरा क्लॉक, मैं कोई घड़ी थोड़ी हूं, तो इंसान हूं, मगर आपका एक क्लॉक है आपके अंदर दोस्तों, एक बायोलॉजिकल क्लॉक आपका चलता है। सर कैसे? आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, धोआ। जैसे मेरा लीजिए, मैं सुबह उठा, फ्रेश हुआ, नहाया, धोया, पढ़ाई किया, स्टडी किया, फिर यहाँ ऑफिस आया, गाड़ी ऑफिस आना, फिर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिर यहाँ से जाऊँगा आपको जो भी जाऊँगा, जितने बजे भी, जब घर जाके फिर हाथ पैर धोऊंगा, नहाऊंगा, फिर जाके खाना पीना खाऊंगा, खाना पीना खा के थोड़ा रेस्ट किया तो किया, नहीं फिर आप लोगों के लिए फिर अगले दिन का कंटेंट रेडी करने बैठ गया, फिर पढ़ने लग गया, पढ़ के उठा, थोड़ा शाम को निकला बाहर, टहलने का मन है तो टहला, नहीं तो फिर आपका बैठ के पढ़ाई करना चालू कर दिया, पढ़ा, फिर रात का फिर खाना खाया, फिर रात को खाना खा के थोड़ा टहला, वॉक किया, फिर आप लोगों के लिए मैं जाके सो गया, सो के फिर सुबह उठा, फिर उसी चीज़ को फिर से दोहराऊंगा। अर्थात हर चीज़ सिस्टमेटिक वे में है कि नहीं। हाँ सर, क्या आप उठते साथ सीधा आप मैं आके क्लास ले लेता हूँ? नहीं सर, बीच में आप नहाते हैं, धोते हैं, फ्रेश होते हैं, हर एक चीज़। हाँ तो सर सब चीज़ एक क्लॉक में हो रहा है। बस वैसे ही सिस्टम का सबसे पहले पूरा जो काम है, वैसे सिस्टम जो पूरा काम करता है, जैसे भी उसके काम को सीक्वेंस में जमाना, सिंक्रोनाइज करना, है ना। हाँ सर, इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद ये जाएगा, इसके बाद इसका काम, उसके बाद उसका काम है, जो आप पढ़ते हैं कि भाई कैसे CPU से डाटा सबसे पहले रजिस्टर में सर्च कर रहा है, फिर उसके बाद कैचे में सर्च कर रहा है। तो ये सब चीज़ पूरा जो क्लॉक है, फिर कैचे में सर्च किया, वहाँ नहीं मिला तो आपके रैम के पास गया, वो जो पूरा क्लॉक जो सिंक्रोनाइज कर रहा है ना, तो उस तरीके से रैम के अंदर अब जो सिंक्रोनाइज करेगा पूरा हर एक चीज़ को, वो है आपका सिस्टम क्लॉक। उसके सिस्टम क्लॉक को जो पूरा सिंक्रोनाइज करेगा वो है आपका ये सिंक्रोनाइज करने का काम ही सिंक्रोनस का, इसलिए इसका नाम ही है। से सिंक्रोनस, से सिंक्रोनाइज कर रहा है से सिस्टम क्लॉक को। हाँ सर, हम समझ गए बहुत अच्छे से सर। DDR में आते हैं दोस्तों आपके डबल डाटा रेट, अर्थात इसका कोई काम नहीं, बस काम यही है कि ट्रांसफर करता है डाटा ट्वाइस फॉर ईच क्लॉक साइकिल। अर्थात ये एक बार जब आप इनपुट कर रहे हैं ना कि मुझे चीज चाहिए, तो 2 बार डाटा भेजेगा। आप बस इतना समझ के चलिए, ठीक। मान लीजिए आप किसी आदमी से बोलते हैं भैया मेरे को 1 गिलास पानी पिलाओ, वो सीधा आपको 2 गिलास दे दिया। हाँ तो वैसी चीज ये भी है कि एक बार में डबल डाटा रेट भेज रहा, मतलब वो चाह रहे भाई दोबारा तुम पियोगे, मुझे पता है। उस तरीके से इसको भी पता होता है कि भाई जिस चीज को उसको बार बार आवश्यकता पड़ेगा, तो एक बार 2 क्यों मांग रहा, क्यों दूं, ले 2 बार ले,
काम करते रहे, बस उस तरीके से जो काम करता है ताकि प्रोसेस फास्ट हो सके, वो है आपका DDR का काम। हाँ सर, ठीक। तो ट्रांसफर डाटा ट्वाइस फॉर ईच क्लॉक साइकिल, तो हर एक क्लॉक साइकिल में डबल डाटा रेट भेज सकता है, इसलिए इसका नाम ही है डबल डाटा रेट। हाँ सर। कहते हैं रैम्बस में क्या काम है, ये थोड़ा सिंक्रोनस रैम जो था उससे हल्का फास्ट है, इसलिए लिखा है कि फास्टर देन सिंक्रोनस रैम, सिंक्रोनस चिप्स बिकॉज दे यूज पाइपलाइनिंग टेक्निक्स। अर्थात बताइए कि मुझे आप तक दूध पहुंचाना है ना। हाँ सर, मैं बोला हर एक चीज समझेंगे यार, दूध पहुंचाना तो मैं दिल्ली एक गौटिया हूँ, मैं दिल्ली आता हूँ, अपना गाय का दूध निकालता हूँ, फिर वहाँ से अपने ढक्कन भरता हूँ, फिर अपना गाड़ी में उसको लोड करता हूँ, फिर गाड़ी चला के आता हूँ, फिर आपको ढक्कन खोलता हूँ, दूध निकालता हूँ, फिर आपको दूध देता हूँ, फिर वहाँ जाता हूँ वापस अपने घर। ये इस प्रोसेस ये थोड़ा फास्ट होगा। या ये बताइए कि जैसे विदेश में हो रहा है कि हर घर में पाइपलाइन बिछी हुई है और उस पाइप में नल लगा हुआ है, जहां पूरा दूध इकट्ठा हो रहा है शहर का, उसको वहीं डाल दिया जा रहा है और उसको पंप करके भेज दिया जा रहा है हर एक घर के नए लाइन तक। आपके 7 बजे आपका स्टोरेज टैंक है, उसमें आके पूरा दूध भर जाएगा, 1 लीटर 2 लीटर जो आप लिखवाए होंगे। हाँ सर, उसके बाद आपको नल खोलेंगे, दूध ले लेंगे, नल बंद करेंगे, काम खत्म। बताइए किसमें फास्ट हुआ। हाँ सर, जो पाइपलाइन वाला है वो पाइप में सर पंप के माध्यम से तुरंत पहुंच गया सर दूध। हाँ सर, जैसे गैस पाइपलाइन, आपका दूध पाइपलाइन है ना। हाँ सर, उस तरीके से। अर्थात बताइए अब आपके घर में जो टंकी ऊपर लगी होती है छत पे, उस सबके पाइप के माध्यम से नल में पानी आता है, तुरंत हाथ धो लेते हैं, या आपको जब भी हाथ पैर धोना होता है आप जाते टंकी से पानी निकालते फिर नीचे के हाथ पैर धोते, किसमें ज़्यादा फास्ट होता है। हाँ सर, जो पाइपलाइन वाला काम है वो फास्ट होता है, इसीलिए जो आपका रैम्बस डायनेमिक रैम है जबकि पाइपलाइन टेक्निक्स का उपयोग करता था, तो अपने लिए ये मदरबोर्ड में अलग से सॉकेट बना के रखे रहता है अपने जाने के लिए रास्ता। अर्थात सोचिए कोई एक कार है जो अपने लिए अलग से एक रास्ता बना के रखा हुआ है, मतलब मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि वो अपने लिए खुद का रास्ता बना दिया। मतलब मेरा बेटा बोल सकता है कि मेरे बाप का रोड है, बोलते हैं तेरे बाप का रोड है क्या भाई, तो बोलेगा हाँ भाई मेरे बाप का रोड है, सिर्फ मेरी गाड़ी चलेगी। तो उस तरीके से सोचिए अगर आप किसी एक गाड़ी के लिए, सिर्फ एक गाड़ी के लिए पूरा एक रोड हो तो गाड़ी कितने फास्टली चलेगी। हाँ, उस तरीके से ये भी अपने लिए अलग से पाइपलाइनिंग टेक्निक का उपयोग करता था, अपने लिए अलग से रास्ता बना के रखे रहता है ताकि इसका प्रोसेस फास्ट हो सके। तो ये काम है आपके रैम्बस डायनेमिक रैम का, क्लॉक साइकिल को मेंटेन करने का काम है। इसका भी सिंक्रोनस है मगर थोड़ा फास्ट है, इसलिए लिखा है फास्टर देन सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ठीक। हाँ सर, समझ फिर इसको उपयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आप फास्टली कोई चीज़ को प्रोसेस करेंगे तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। हाँ सर, तो हर काम के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना होता ना। हाँ सर, जैसे आपको देखते हैं कोई इमरजेंसी होती है तभी तो एम्बुलेंस इतना तेज गाड़ी दौड़ाता है ना, तो हर व्यक्ति को एम्बुलेंस जैसे तेज दौड़ाने का परमिशन है क्या? नहीं सर, बस वही वाली बात है। तो इसलिए दोनों की जरूरत होता है, स्लो वाले का भी, मतलब जितना जरूरत उतना जरूरत से ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं उसके लिए। ठीक, तो अब पूरा इसका अंतर ये समझ गए, इस ये दोनों का मतलब आप समझ गए, और ये तो आप जानते हैं ऊपर वाला। ठीक ठीक, चलिए चलिए। हाँ सर, तो हमको पता चल गया पूरा डायनेमिक रैम के बारे में, उसके अलग अलग टाइप्स के बारे में। चलिए दोस्तों, पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक चीज कोशिश कर रहा था मगर मिला नहीं, एक बार और कोशिश करके देखता हूँ आप लोगों के लिए। आइए, मैं कल से खोज रहा हूँ, अब मैंने लास्ट क्लास से खोज रहा हूँ आप लोगों के लिए, मिला नहीं मुझे। डायनेमिक रैम एंड इट्स टाइप्स, इमेजेस। मिल जाए तो ठीक है, इमेज दिखाना चाह रहा हूँ बस, और कुछ बड़ी बात नहीं, जो समझाया उसी को एक बार स्क्रॉल करके देख लेते हैं, मिल गया तो ठीक है, तो छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों, ठीक, इस इमेज को एक बार देख लो दोस्तों। इसके एग्जांपल्स के क्वेश्चन पूछ लेगा। सेकेंडरी के एग्जांपल कौन कौन से हैं? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, सीडी रोम्स, डीवीडी रोम्स, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, एसडी कार्ड्स। हाँ सर, और प्राइमरी तो पता है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, रोम का होता है एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईप रोम, आर ओ एम प्लस, सब चीज़ें। ठीक है सर, ये सब तो आप जानते हैं और आगे आप पढ़ेंगे भी और मेरे से। हाँ सर, चलिए, नहीं मिल रहा है तो छोड़ते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, चित्र नहीं मिला, छोड़ दीजिए चित्र, क्या करना है चित्र का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए उसमें नहीं क्या हुआ, मैं आप लोगों को अपने छोड़िए। हाँ सर, चलिए अब हम आते हैं डायनेमिक रैम पे थोड़ा सा। हाँ सर, तो ये आपका हो गया इधर वाला हिस्सा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं ताकि आप लोगों के लिए ये भी पूरा एकदम चार्टिंग बन जाए, है ना। हाँ सर, तो चार्टिंग के लिए काम करते हैं, इन दोनों पेज को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। हाँ, नेक्स्ट पेज पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, क्या है कि नहीं। हाँ सर, इसको पहले कट। हाँ सर, इसको अलग अलग पेज पे ले गए, वहाँ जाके हम कर दिया इसका पेस्ट। ठीक, क्या ये पीछे, इसको हम पकड़े, इसको किया हम टच, किए कट, अगले पेज पे गए, वहाँ हम कर दिए इसको पेस्ट। चलिए, हाँ सर, ठीक। ये आपको सिर्फ ध्यान रखना सिंक्रोनस का, एस फॉर सिंक्रोनस। ये आपको ध्यान रखना बस आपका डबल डाटा रेट का। हाँ सर, ये आपको ध्यान रखना बस रैम बस का फुल फॉर्म पूछेगा तो। और बस एक चीज़ याद रखना इसमें, सिस्टम क्लॉक। हाँ सर, और ये फास्टर होता है, पाइपलाइनिंग का उपयोग करता है। पूछ सकता है कि कौन सा आपका रैम है जो आपके पाइपलाइनिंग टेक्निक्स का उपयोग करता है, तो आपका है सर डायनेमिक रैम। ठीक है दोस्तों, आइए आपके हम आते हैं डायनेमिक रैम की प्रॉपर्टी लिख दें। मैं आपको बताया था दोस्तों, हाँ सर, अब इससे पहले बताए थे सर। हाँ सर, यहाँ पे आपके कहाँ गए भैया, आ जाओ, चलो इस पे आ जाते हैं। इसकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, जो लिखवाना लिखवा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें डाटा जो है वो बार बार बदलता है, डाटा स्टैटिक नहीं रहता, डाटा इसमें बार बार बदलते रहता है ना। हाँ सर, इसलिए क्योंकि इसमें डायनेमिक रैम में इसको थोड़ा इधर बगल खसका के लिख लेते हैं ना, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। चलो यहाँ लिखिए, इसमें क्या, इसमें डाटा स्थिर रहता है, मगर इसमें क्या होता है, इसमें डाटा आपका डाटा बदलता रहता है, बदलता रहता है ना, बदलता रहता है। जब डाटा बदल रहा है तो इसमें डाटा बदल रहा है, इसलिए बार बार इसमें आपके रिफ्रेश करने की आवश्यकता होगी। इसलिए लिखिए, कैसे डाटा बार बार बदल रहा है इसलिए बार बार आपको रिफ्रेश की आवश्यकता होती है, अर्थात रिफ्रेश की जरूरत होती है बार बार, बार बार जितने बार डाटा बदलता है। हाँ सर, क्योंकि इसमें डाटा बदल रहा है तो हर बार उस डाटा को, हर बार नया डाटा आ रहा है तो हर बार नया डाटा आना, उसका रिफ्रेश होना, फिर नया डाटा का फिर उसमें स्टेबल होना, फिर नया डाटा से काम करना। हाँ सर, कहीं ना कहीं इस सब में बहुत काम लग जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं आपका स्लो होता है। हाँ सर, ठीक, धीमा होता है, किसकी तुलना में, स्टैटिक रैम की तुलना में धीमा होता है। हाँ सर, ठीक हो गया। हो गया। तो और क्या बताना था इसमें। हाँ सर, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, इसमें ट्रांजिस्टर कैपेसिटर दोनों का प्रयोग होता है। तो इसमें कैपेसिटर को अलग से हाईलाइट कर देते हैं, इसमें कैपेसिटर का उपयोग होता है। हाँ सर, चलिए बाकी इसके लिए ये वाला लाइन बन गया, इसके लिए ये वाला लाइन बन गया, इसके लिए आपका ये वाला लाइन बन गया, इसके लिए ये वाला लाइन बन गया। ठीक, चलिए ठीक। और लिखिए, थोड़ा सा इसमें और जानकारी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, दोनों के लिए। चलिए इसको और आपको जानकारी लिख देता हूँ। आइए सर, ये आपका सबसे तेज है, तो सर सबसे तेज है भैया, है ना, तो बहुत फास्ट काम करता है। हाँ सर, इसलिए याद रखेंगे, ये आपका महंगा पड़ता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, कॉस्टली होता है। और ये है आपका, यह सस्ता होता है, सस्ता या हल्का चीप होता है, सस्ता पड़ता है। ठीक, हाँ, ये महंगा होता है, ये सस्ता होता है। ठीक, हाँ सर, चलिए ये आपका फास्ट है या स्लो है ये भी आपको पता चल गया। हाँ सर, इसकी कैपेसिटी जुड़ती है, इसकी कैपेसिटी तो लिखिए, इसकी कैपेसिटी सर, इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता, इसकी एमबी मेगाबाइट में होती है, तो इसकी कैपेसिटी होती है सर आपकी
जीबी में अर्थात गीगाबाइट में। ठीक, हाँ दोस्तों, गीगाबाइट में होता है। ठीक, ठीक, याद रखेंगे इसकी एमबी में है तो इसकी जीबी में है, गीगाबाइट में है। ठीक, इसका उदाहरण है आपका, इसका उदाहरण तो आप देखिए थे सर कि इसका एग्जांपल होता है आपका एच डी रैम, डी आर डी रैम, है ना। हाँ सर, एफ ई रैम, वो सब चीज़ें इसके एग्जाम्पल है। तो इसके एग्जाम्पल आप पूरा देख चुके हैं क्योंकि आपको पीछे दिख रहा था। ठीक, हाँ सर, तो इसके एग्जाम्पल्स मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, इसके एग्जाम्पल सर आपके दिख रहे हैं यहाँ पे कि डी रैम के एग्जाम्पल सर आपके एच डी रैम, आर डी रैम, डी डी आर, एच डी रैम। हाँ सर, फिर डी डी आर के फुल फॉर्म है DDR1, DDR2, DDR3, DDR4। हाँ सर, तो डी रैम के इतने सारे आपके प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डी रैम आपका एच डी रैम, यह सबको आपको पता चल गया और उनके प्रकार का भी जानकारी हो गया। हाँ सर, आइए चलिए, तो आपको अब पता चल गई जानकारी। हाँ सर, सर सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर में डाटा खोजेगी, रजिस्टर नहीं है तो वो डाटा खोजेगी कैचे के पास। हाँ सर, कैचे के पास नहीं मिला तो सबसे पहले जाएगी स्टैटिक के पास क्योंकि सबसे फास्ट है। हाँ सर, स्टैटिक के पास नहीं है तो रैम के पास जाएगी, रैम के पास जाएगी, है ना, रैम के पास जाएगी, रैम में सबसे पहले स्टैटिक के पास जाएगी, इसके पास नहीं है तब आ जाएगी आपके डायनेमिक रैम के पास, है ना। हाँ सर, और जब इन दोनों के पास नहीं तब आगे बढ़ के जाएगी आपके आपके हार्ड डिस्क के पास या आपके सेकेंडरी डिवाइस के पास। ठीक, ओके भैया, आपको मैं यहाँ डिस्क वाला की और सी का अंतर बता दिया हूँ। मैं अगर गलत भी लिखता हूँ तो उससे आप परेशान नहीं होंगे। ठीक, हाँ, क्योंकि जब बताना था बता दिया, अब हर बार लिखने पर ध्यान नहीं रख सकते, है ना। चलो चलिए, तो याद रखेंगे, आपको एक चीज छोटा सा बता दूं यहाँ पे मैं, जो आपका रैम्बस है ना, रैम्बस, इसको आपका कई बार रैम्बस को एक अलग नाम से भी देता है, उस नाम को मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको भाई अंतर पता रहे। कई बार ये इसको देखिए, रैम्बस डायनेमिक रैम को क्या बोल रहा है, रैम्बस डायनेमिक रैम को आरडी रैम बोल रहे हैं, इसको कई बार और आपका डी आर डी रैम बोल सकता है। हाँ तो डी रैम का मतलब ये है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, आर का मतलब है रैम बस। सर नए नए डी का मतलब क्या है, नए डी का मतलब दोस्तों आपका डायरेक्ट, क्या इस नए डी का मतलब दोस्तों आपका डायरेक्ट। ठीक, तो डायरेक्ट रैम बस, डायरेक्ट रैम बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो याद रखेंगे इस बात का भी। ठीक, हाँ सर, तो उसको कभी आपका डी आर डी रैम करके दे या सिर्फ आर डी रैम करके दे तो आपको परेशान नहीं होना है, दोनों का मतलब वही है, बस यहाँ D4 आपका डायरेक्ट रैम बस हो जाएगा। ठीक, हाँ सर, सर वहाँ डायरेक्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि बता दें डायरेक्ट काम करने के लिए इसके पास अपना खुद का पाइपलाइन है, इसलिए इसके आगे डी लगा सकते हैं। ठीक, चलो दोस्तों, फिर आप एक दोस्तों इसी में मतलब अलग अलग तरीके से देखते हैं आपका, तो डायरेक्ट रैम रैम के बारे में थोड़ा और जानकारी, इसको आप मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ सर, इसको आप मिटा दीजिए। चलिए, आपको थोड़ा जानकारी इसके प्रकार में दे दूँ मैं। चलिए, तो हम आते हैं डी रैम पे, है ना, किस बार सर आपका आर डी रैम या डी आर डी रैम पे आते हैं। चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे आप सर क्या है सर इसका फुल फॉर्म सर आपका आर डी रैम, आर डी रैम। ठीक, रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका डी आर डी रैम। ठीक, आर ए एम, हाँ सर। ठीक, आप में से एक बार पीछे आइए, हम थोड़ा पीछे आते हैं ताकि आपको मैं याद दिला सकूं, और लोग छोड़ूंगा कुछ नहीं, सब कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में रहता है कि बच्चों को क्या बताना है। तो देखिए, अब लिखा है एफ ई रैम, लिखा है ना। हाँ सर, आप बताए थे आर ई रैम, एम रैम, एफ ई रैम। तो जो एफ ई रैम है ना दोस्तों, अब इसके बारे में आप थोड़ा जानेंगे कि एफ ई रैम रियल में है क्या। तो जानिए आप कि एफ ई रैम कुछ और नहीं बल्कि आपके आर डी रैम का ही एक प्रकार है। ठीक, हाँ सर, तो उसे आप लिखते हैं सर एफ ई, ये आपका एफ ई लिख देता हूँ एक साथ में, आपका एफ ई दोनों यूज कर सकते हैं, तो उसको लिखते हैं आपका एफ ई रैम। हाँ सर, तो डायरेक्ट रोम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या डायरेक्ट रोम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक प्रकार है आपका एफ ई रैम। प्रकार नहीं, सिर्फ इसी को ही इस रूप में जानते हैं, इसी का एक टाइप है, समझिए आप। हाँ, प्रकार ही समझ लीजिए आप। चलिए, तो सिर्फ कहते हैं सर एफ ई रैम।
तो याद रखें, कभी एफ रैम पूछे तो भी याद रखेंगे कि एफ रैम भी कुछ और नहीं बल्कि डायनेमिक रैम का ही हिस्सा है। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ आपका एफ रैम लिख के भी दे सकता था इसकी जगह पे, और एफ रैम किसका हिस्सा है, तो स्टैटिक रैम का नहीं बल्कि सिर्फ डायनेमिक रैम का हिस्सा है, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रकार सबसे ज्यादा डायनेमिक रैम के ही आपको मिल रहे हैं अलग अलग काम के हिसाब से। अब मुद्दा था सर इससे पूछेगा क्या, ये पूछेगा प्रकार किसके अंदर कौन है, तो क्वेश्चन बन जाएगा, अब आप बता दिए। दूसरी बात आप बताएंगे सर इस एफ का फॉर्मूला क्या है सर, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो लिखिए इसका फुल फॉर्म, इसमें बस इतना ही पूछ सकता है आपसे। इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपका फेरो इलेक्ट्रिक रैम, तो फेरो इलेक्ट्रिक एफ ही है, एफ ही रैम, यहाँ से ही ले लेंगे, तो फेरो इलेक्ट्रिक रैम, ठीक। हाँ सर, तो ये आपके फुल फॉर्म फेरो इलेक्ट्रिक करके याद रखेंगे इस बात का, फेरो इलेक्ट्रिक रैम। चलो नोलन कुछ नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, सब चीज आपको होने वाला है यहाँ पे, ठीक। हाँ सर, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए रैम किस टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है, बस उतना ही मैं बोला ना, जितना जरूरत होता है पढ़िए, नहीं तो इस अपने आप में पीएचडी होता है इसमें सिर्फ एक एक चीज पे, सिर्फ मेमोरी कार्ड पे पूरा पीएचडी हो जा रहा है, तो हम ऐसा पीएचडी नहीं करेंगे। हमको जहाँ से क्वेश्चन बनेगा हम उसको पढ़ते चलेंगे। तो पूछता है रैम किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो उसको बस आपको बता रहा हूँ, देखते चलिए। बोला ना मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन आपको आने वाले समय मिलेंगे, चाहे आज मिले, चाहे 1 साल बाद मिले, चाहे 2 साल बाद, चाहे 5 साल बाद, अर्थात मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ चीज कभी पुराना नहीं होगा, क्योंकि जिस हद तक जा सकते हैं वो मैं आपको आज पढ़ा दिया। अर्थात मैं आने वाले 10 साल तक भी अगर आपको कंप्यूटर का पेपर आप देंगे तो सिर्फ मेरा नोट्स जो बना रहे होंगे ना दोस्त, आप जो बना रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं तो भूलेंगे गारंटी है, और जो नोट्स बना रहे हैं मेरा शुरू से लेकर लास्ट तक, और जो नहीं बने बनाना चालू कर दीजिए, उस नोट्स के अलावा आपको कभी कुछ और पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बस आप बना लीजिए। हाँ, उसके अलावा सिर्फ आप गूगल में मैं बोला कि सर्च करके लिस्ट बनाइए, वो सब लिस्ट आप बना के रखेंगे, है ना, और लिस्ट वगैरह सब डाल दिए हैं, पूरे नोट्स सब बना रहे हैं जैसे हम बोला हूँ। तो दोस्तों आपसे बेस्ट किसी के पास कंटेंट नहीं है, ये विश्वास रखिएगा। बस अब आप देखिएगा कि आपको याद रहना चाहिए, और याद के सब चीज़ समझ के प्रैक्टिकली हम बैठे हुए हैं दोस्तों, याद रखना ही नहीं है। आइए तो मैं पूछ रहे आपसे कि रैम आपका किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो लिखिए रैम की टेक्नोलॉजी अगर बता देता हूं मैं, तो रैम की टेक्नोलॉजी, तो रैम आपका जो है वो आपके 2 टेक्नोलॉजी पे काम करता है सर, आपका SIMM और आपका DIMM। इसका फुल फॉर्म क्या है सर आपका, इसका फुल फॉर्म ही पूछेगा, पहले तो ये पूछेगा टेक्नोलॉजी, तब तक SIMM का संबंध किससे है, DIMM का संबंध किससे है, तो बताएंगे सर रैम से है या रैम टेक्नोलॉजी से है। हाँ सर, दूसरा भी इससे क्वेश्चन पूछेगा, बस इसका फुल फॉर्म SIMM का DIMM का लिखिए, इन दोनों का फुल फॉर्म है सर, इसका फुल फॉर्म SAS फॉर सिंगल है, D फॉर आपका डबल है। अरे इतना ही जी, हाँ सर, बस सिंगल और डबल। आगे का IMM का फुल फॉर्म क्या है, बस उसी को लिखवा रहा हूँ, आप लिखिए, दोनों का आगे का है आपका इनलाइन मेमोरी, ये मेमोरी है ना भैया। हाँ सर, इसके अंदर कुल क्या रैम में आपका मेमोरी तो फिट है सर, तभी तो स्थान देता है, मेमोरी मॉड्यूल। हाँ सर, तो आप SIMM सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, DIMM डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, तो डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल हो गया आपका दोनों का फुल फॉर्म। अब सर दोनों का मतलब क्या है सर, आपको कुछ नहीं यार, देखिए आपने रैम ऐसे देखा था, हाँ सर रैम देखा था, इसमें सिंगल ऐसा आपका सिंगल आपका मेमोरी इसमें फिट है, समझिए आप सिंगल लाइन। हाँ सर, तो आपको हो गया सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। हाँ सर, ये इनलाइन का सिंगल एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में तो सिंगल हो गया। हाँ सर, अब इन सबको आपस में जोड़ेगा तो इन लाइन हो गया, एक लाइन से जोड़ दिया, हाँ से एक लाइन से जोड़ दिया। हाँ सर, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। हाँ सर, एक लाइन से जोड़ दिया। और ये क्या है सर, आपकी मेमोरी है, अर्थात रैम अपने अंदर मेमोरी छोटे छोटे मेमोरी रखता है और सबको जोड़ के अपनी पूरी टोटल कैपेसिटी बढ़ाता है, ठीक है। और मॉड्यूल का मतलब क्या है, मॉड्यूल का मतलब यहाँ पे ये है कि पहले कोई भी डाटा आएगा तो सबसे पहले A पूरा भरेगा, फिर इस लाइन से ट्रांसफर होकर B पूरा भरेगा, फिर आपका ट्रांसफर होकर C पूरा भरेगा, फिर ट्रांसफर होकर D पूरा भरेगा। हाँ सर, तो मॉड्यूल अर्थात आपको सिक्वेंसली आप जैसे रैंडमली जिसको भरना चाहें उसको फिल कर सकते हैं। हाँ सर, तो वो चीज़ वाली बात है, इस तरीके से काम करेगा। अब सर डबल इनलाइन क्या है, कुछ नहीं, डबल इनलाइन आप इतना समझ के चलिए, बाकी तो यहाँ पे एक मेमोरी, यहाँ एक मेमोरी, यहाँ एक मेमोरी, वैसे ही है ना, वहाँ एक मेमोरी, और उसके अलावा नीचे आपका यहाँ पे भी मेमोरी, यहाँ पे मेमोरी, यहाँ पे भी मेमोरी, यहाँ पे भी मेमोरी। हाँ सर,
तो अगर ये रैम है आपका, रैम में से 2 लाइन है आपके मेमोरी लगे हुए के, तो सिंगल इन लाइन और आपका डबल इन लाइन कहला जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, तो आपको सिंगल इन लाइन डबल इन लाइन आप समझ गए। और आइए सर ये कैसे होता है, क्या होता है, आइए मैं तो आपको थोड़ा पीछे ले चलूँ और आपको दिखाऊं कि रियल मायने में ये क्या होता है। अब बताइए आप मेरे को इस चित्र को जूम करके आप बताइए। चलिए मैं जूम कर देता हूँ। आइए भैया, इसमें आपका सिंगल लाइन में पूरा मेमोरी लगा हुआ है कि डबल लाइन में? सर सिंगल लाइन में लगा हुआ है, तो साहब ये आपका हो गया सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, है ना? हाँ सर। चलिए आइए आगे। चलिए समझा दिए दोस्तों, आपको उतना समझना था उतना काफी है ना? हाँ सर। चलिए, DIMM इज अ स्मॉल सर्किट बोर्ड दैट होल्ड्स मेमोरी चिप्स। क्या बोला था मैं? मेमोरी होल्ड करते हैं बोला था ना मैं? वही गूगल भी लिख के दिया कि नहीं? हाँ सर। तो एक ही चिप में होल्ड होते हैं। हाँ सर। इट यूजेस 64 बिट बस टू मेमोरी वेयर अ सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल ओनली हैज 32 बिट पाथ। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपसे यहीं से बनेगा दोस्तों, तो लिख लीजिए कि दोनों की क्या क्या क्षमता होती है। तो भैया 32 बिट अगर सिंगल लाइन रख रहा है तो दो उसका 2 गुना करोगे आप तो क्या होगा सर आपका? सर 2 गुना आपका कहलाएगा हाँ सर आपका, इसको मिटा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे दोनों के बारे में। चलिए बड़ा सही हो गया, तो बड़े ही रहने देते हैं। बड़े घर वाले हम लोग, बड़े दिल वाले। हाँ सर। अर्थात कुल मिलाकर आपको याद रखना है सर, जो DIMM होता है ये आपका 64 बिट बस कैरी करता था। इसमें सोचिए, इसमें जस्ट 2 गुना मेमोरी क्षमता। हाँ सर। जब आपका SIMM होता है आपका ओनली हैज 32 बिट पाथ। अब सिंपल सी बात है ना भाई, इसका एक लेयर है, सिंगल लेयर है तो 32 ही रखेगा, और उसका 2 लेयर है तो भाई 64 रख सकता है। 32 दूने 64। हाँ सर, तो ये आपसे पूछेगा बस। ठीक, इसका भाई ये 32 बिट का होता है और इसका 64 बिट का होता है। बस पाथ है पाथ। ठीक। हाँ सर, कुल मिला के आप इतना समझ गए। चलिए कई बातों को थोड़ा सा फिर से लेकर के चलता हूँ। बोला ना जहां से एकदम सिंगल्स बोला एकदम इजी, इतना इजी क्वेश्चन बनेगा। सोचिए सिंगल इन लाइन का टोटल कितना बिट पाथ होता है? 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, 256 बिट। हम बता देंगे सर जी, सर सिंगल इन लाइन पूछा है तो 32 बिट, डबल इन लाइन बोलते 64 बिट। इतना इजी क्वेश्चन आता मगर आप पढ़े नहीं होते। सोचिए तो क्वेश्चन कितना टफ हो जाता आपके लिए। सुनते यार SIMM क्या होता है, तो उसका बिट का लेंथ पूछ लिया। सोचिए इसको फुल फॉर्म ही पूछ लेता आपसे SIMM का। मैं बताया ना जब मैं पढ़ाऊंगा तो जितने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है आपके वो भी कंप्लीट होते चलेंगे दोस्तों, इसलिए टेंशन मत लीजिए। इस क्लास का महत्व मैं बोला ना वही व्यक्ति जान सकता है जो कभी एग्जाम दिया हो और उससे क्वेश्चन छूटे हो, या एग्जाम दे के आज तक 4-5 साल से एग्जाम दे रहे उसको कोई पोस्ट ना मिला हो। ठीक। हाँ सर। चलिए अब मैं आपको उस समय समझाने को समझा दिया था, अब आपको थोड़ा सा बारीकी की जानकारी इसके बारे में दे दूं मैं कि अब आपको रियल मायने उसके बारे में पता चल जाए, है ना? इसमें नहीं समझ में आएगा अच्छे से आप लोगों को, मिल नहीं रहा ऐसा चीज जिससे समझा सको अच्छे से।
याद रखेंगे ये जो आपको दिख रहा है पिन वाला ना, याद रखेंगे जो पिन दिख रहा है आपको कि 30 पिन SIMM, 72 पिन SIMM है ना, 168 पिन DIMM, 144 पिन सोडियम या DIM SODIMM, हाँ सर, या 72 पिन SODIMM, हाँ सर। बोला कि क्या इसमें पिन क्या बोल रहे हैं, जिसमें नीचे ये लकीर बनी है ना, हाँ सर, वही आपकी पिन है जो अब दिख रही है मेमोरी से निकलती है बाहर, हाँ सर वो पिन है। उन पिन की संख्या के आधार पर इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। तो कभी ऐसा दे दे कि SIMM ये पिन वाला दे दे 72 पिन 74 पिन किसका है, तो आप बताएंगे सर ये सब आपका रैम का ही आपका SIMM और DIMM का, ठीक। हाँ सर, तो पिन की संख्या के आधार पर भी इसका वर्गीकरण होता है। चलिए देखिए क्या बोला, व्हाट इज DIM आपको दिख रहा है सर, ये देखिए डबल लगा हुआ है, डबल लेग लगा, 1 लेयर 2 लेयर, हाँ सर, ठीक, हाँ सर। चलिए तो वो ऐसे ही नहीं होगा, दूसरे तरीके से भी हो सकता है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक। चलिए समझाने के लिए हल्का, DIMM वैसे नहीं, दूसरे सिंगल वाला भी दिखता है DIMM, ये बात भी याद रखेंगे, वो समझाने के लिए सबको बताया हूँ मैं, जो खोज रहा तो मिल नहीं रहा है इसलिए छोड़ते हैं इसको। चलिए चलिए हाँ सर, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब आपके लिए। चलिए आपको क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन कराने का मतलब क्या है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, आपको मैं पढ़ाते समय तो बताया था मगर आप भूले होंगे, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन आप सबके लिए आंसर करेंगे आप, ठीक। हाँ सर, कि कंप्यूटर मेमोरी, कि कंप्यूटर की मेमोरी को किसमें मापा जाता है, किसमें, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, किसमें, मैं सब पढ़ा चुका हूँ, किसमें मापा जाता है। हाँ सर, ऑप्शन दोस्तों आप सबके लिए लिखिए ऑप्शन, सर बीट्स में, ठीक, सर आपके बाइट्स में, सर आपके सेल्स में, सर अब डी है आपका यूनिट्स में। यूनिट्स में इकाइयाँ, इकाइयों में मापा जाता है कंप्यूटर की मेमोरी को, है ना, या आपके सेल, मतलब आपके बोलेंगे आप सेल में मापी जाती है, सेल को सेल ही बोलते हैं यहाँ पर, या आपको बोलेंगे आप बाइट्स में मापते हैं, बाइट्स में, या आपके बीट्स में मापते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास इतना भी इसने निम्न स्तर का भी ज्ञान अभी है या नहीं, क्योंकि मैं बाइज्जत ये क्वेश्चन आपको दिखवा नहीं रहा हूँ पहली बार, ये क्वेश्चन मैं बोल के आपको बाइज्जत लिख के बताया हुआ हूँ, है ना। तो ध्यान से जो पढ़ रहे होंगे उसे सब बनेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। कि कंप्यूटर की मेमोरी को किस में मापा जाता है, बिट्स में, बाइट्स में, सेल्स में, यूनिट्स में, ये भी क्वेश्चन आपका व्यापम में भी आया हुआ है और आपको मैं पढ़ाया हुआ भी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हो गया। याद रखेंगे, ये पूछ सकता है आपसे, जैसे आपको पीछे में पढ़ाया था, है ना। हाँ, कि वह कौन सी मेमोरी है जिसे रिफ्रेश, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो आप बताएंगे सर वो आपका डायनेमिक रैम है, जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। वह कौन सी मेमोरी जिसमें कैपेसिटर्स का प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे वो डायनेमिक रैम है। वह कौन सी मेमोरी है जिसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग हुआ है, तो स्टैटिक रैम है। फिर सबसे तेज कौन है, सबसे स्लो कौन है, उसकी किसकी MB में, किसकी GB में है। मेन क्वेश्चन है, इन जगह दो जगह से बनेगा। वो सी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, तो आप लेंगे स्टैटिक रैम। जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है तो आपका डायनेमिक रैम। और क्यों होती है तो आपको बताया हुआ हूँ मैं सब। चलिए चलिए, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनेगा उस पर इसका ध्यान रखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। मैं सब बोला हूँ, मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा अपने। आइए चलिए, और जो फुल फॉर्म बताता हूँ आपको, ये बात याद रखना है, फुल फॉर्म भी आपको घुमाता है ना गोल गोल। देखिए उसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नॉट नीड्स रिफ्रेश, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नॉट नीड्स रिफ्रेश, हिंदी में बोलेगा इसी को, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जिसको ताज़ा करने की या जिसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको देगा एस रैम, देगा डी रैम, देगा आपको रोम और ऑल ऑफ द अबोव। तो आपको याद रहना कि सर किसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आपको पता सर स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है ना जी। मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ क्योंकि जिससे जैसे क्वेश्चन बनेंगे वो आपको याद होना चाहिए। ठीक, हाँ सर। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन और करवा दूं यहाँ पे। हाँ, इस क्वेश्चन को भी कोई पूछ सकता है, ये क्वेश्चन फॉर्म में करवाना जरूरी है। क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, याद रखेंगे कि अ नेम, हिंदी में इसको पूरा गड़बड़ कर देता है इसलिए अ नेम और नंबर है, नाम या नंबर, अ नेम और नंबर, एक नाम या नंबर जिसका उपयोग किया जाता है, यूज्ड टू, जिसका उपयोग किया जाता है, हिंदी में बोल रहा हूँ दोस्तों, हिंदी वाले भी रहेंगे, जिसका उपयोग किया जाता है पहचानने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए या पहचानने के लिए, टू आइडेंटिफाई स्टोरेज, टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन, संग्रहण की स्थान को पहचानने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, वह नाम या वह नंबर जिसका उपयोग किया जाता है पहचानने के लिए संग्रहण की स्थान को, उसके लोकेशन को, कि उससे किस नाम से जानते हैं, लोकेशन डिवाइसेस। ठीक, तो अब बताएंगे सर इसका ऑप्शन हिंदी में बोल दिया हूँ कि वह नाम या नंबर कौन है जिसका उपयोग किया जाता है पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई में पहचानने के लिए संग्रहण स्थान को, डिवाइस के संग्रहण स्थान को। ऑप्शन दोस्तों आपके लिए बहुत इजी, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, मगर बताना जरूरी है ना, मेरा तो फर्ज है, बच्चा हो चाहे बड़ा हो बताना सब चीज़ है मेरे को। हाँ सर बताइए, अ बाइट, इसकी जगह आप बोलेंगे उसका नाम या नंबर क्या है, अ बाइट, वो क्या है, अ बाइट है, एक बाइट होता है वो जिसको आप पहचानते हैं, है ना, जहाँ पे आपका जमा हो रहा है उस इसको स्थान के नाम से, या रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड कहेंगे, हाँ सर, या एन एड्रेस या उसे एड्रेस कहेंगे, या आप लिखेंगे ऑल ऑफ दी अबो। ठीक, हाँ सर, ठीक, हाँ सर। तो बताएंगे इसमें से क्या है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन हो गया आपका 2, इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है आपका 1। तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 का आप आंसर कीजिए। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोगों को खुद से भी थोड़ा कॉमन सेंस डेवलप हुआ है मेरे से पढ़ने के पश्चात, है ना। हाँ सर, कॉमन सेंस की बात है, देखना चाहेंगे कितनों के पास कॉमन सेंस है। एंड ये भी बता दूं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, इसलिए आप कमेंट जो कॉमन सेंस है वो बहुत कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों के पास ही कॉमन सेंस होता है और उसका नाम कॉमन सेंस है। याद रखिए, आप कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों बिना झिझक के, क्या सही क्या गलत बस कमेंट कीजिए, क्योंकि आप जब गलत कमेंट करेंगे ना, फिर जब उसको सही आंसर देखेंगे तो आपको उसके बाद वो हमेशा लाइफ टाइम याद रहने वाला है। इसलिए कमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका कमेंट करने ये दिखाता है कि आपके में कॉन्फिडेंस आ चुका है, और कॉन्फिडेंस आया मतलब ये अपने आप में बहुत सकारात्मक चीज है ना। चलिए, चुंबकीय डिस्क के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम है चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट होंगे इसलिए क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। क्वेश्चन 3 लिखिए, हाँ सर, कि मैग्नेटिक डिस्क आर, मैग्नेटिक डिस्क, डिस्क are the most popular medium for ठीक क्वेश्चन ये, इसको बोलने से मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, चुंबकीय डिस्क जो है आपका, चुंबकीय डिस्क सर्वाधिक
किस माध्यम के लिए सर चुंबकीय डिस्क किस माध्यम के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय है? चलो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे आप लोग। हाँ सर ऑप्शन है आपका ए बी सी डी। ऑप्शन लिखिए आप लोग। सर डायरेक्ट एक्सेस के लिए, कि मैग्नेटिक डिस्क में डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इसलिए ज़्यादा फेमस है। हाँ सर आपका सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए, आपको बताया था ना कि ऐसे देता है, अभी आपको दे देगा लिख के कि दोनों के लिए, आप फिर कंफ्यूज जाते हैं हमेशा। आपको याद होना चाहिए कि भाई क्या है, या ये सब पढ़ाया इसलिए बता रहा हूँ, या बोथ ए एंड बी होगा, या नो ए एंड बी, न तो एक न तो दो, न तो ए न तो बी, या एक और दो दोनों, और न तो ए और न ही बी। ठीक, और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस के लिए, सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए। चलिए तो ये आपको आंसर करना है दोस्तों, इसका आप आंसर करके बताएंगे। आइए अब आप क्या देखेंगे सर, हमारा अब हमको ये देखना है। आइए जो आपको दिखना चाहिए आपको, तो कुल मिला के सर हमारा सब शुरुआत में आइए सर हमारा कुल मिला करके रैम का पूरा हम पर्चा खोल दिए सर। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, फिर डायनेमिक रैम के अंदर आपका सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, रोम्बस डायनेमिक रैम है ना, डबल डाटा रेट वाला डायनेमिक रैम। हाँ सर रैम हम पूरा पर्चा खोल दिए, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम का, सिंगल डाटा रेट का, डबल डाटा रेट का, क्वाड डाटा रेट का। हाँ सर ये था आपका DDR1 वाला। हाँ सर ये सब का हम पर्चा खोल दिया था, हमारा रैम हो गया पूरा खत्म दोस्तों। तब बारी किसका बचता है? प्राइमरी मेमोरी मुख्य था, अब बारी किसका बचा? अब बारी आ गया सर आपके रोम का। रोम में भी आप ये सब प्रोग्राम का इसका तो पहले ही बता दियो सर, अब सिर्फ रोम का हमको इंट्रोडक्शन थोड़ा बता दो बस। चलो तो हम आते हैं रोम पे इंट्रोडक्शन पे दोस्तों, चलिए ठीक। हाँ सर चलिए लिखिए साथ में मेरे। अब हमारा जो टॉपिक है वो हमारा सर रोम। हाँ सर रैम का पूरा पर्चा खुला अध्ययन कर दिया ना दोस्तों। हाँ सर इसका फुल फॉर्म ये सर पहले आपका रीड ओ फॉर ओनली आपका मेमोरी, हालांकि समझा तो इसको भी दिया आपको मैं। हाँ सर कि मेमोरी को केवल रीड कर सकता है, मेमोरी को केवल रीड कर सकता है, मतलब मेमोरी में जो डला है उसको केवल रन कर सकता है, प्ले कर सकता है, ये सब आपको समझा दिया हूँ। हाँ तो उस पर हम टाइम नहीं देंगे। आइए आते सीधा हम इसके मुद्दे पर, आपको दिखाऊं मैं। सबसे पहले आप रैम और रैम के जितने प्रकार थे आप वो देख लिए। अब आप ये देखिए कि रोम कैसे दिखता है दोस्तों। क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता होता, बोला ना प्रैक्टिकल से हर चीज सीखते चलिए, क्योंकि हमारे सामने कभी कोई रख दिया तुमको पहचानने में आना चाहिए रोम को। देखो दोस्तों ये है आपका रोम, दिख रहा है आपको? हाँ सर ये हमारा रोम दिखा। रोम ऐसा दिखता है, रोम ऐसा दिखता है ठीक। हाँ सर दिख रहा, बहुत छोटे छोटे होते हैं, दिख रहा आपको, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। हाँ सर रोम ऐसे भी दिखता है ठीक। हाँ सर इसको ले लेते हैं, चलिए आपको समझ में रहेगा। कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी आपको ध्यान रहेगा। हाँ सर रोम है करके ये, चलिए तो हाँ सर ये हमारा रोम है। लिखा है, फुल फॉर्म लिखा ही हुआ है, रीड ओनली मेमोरी, इस तरीके से दिखता है सर। ये तो लगभग सर एक तरीके से रैम तो अलग से सर हमको ग्रीन कलर का पट्टी उसमें से लगे दिख जाएगा सर। एक तरीके से सर चैप्टर नहीं है, थोड़ा उठा हुआ है मेमोरी सर, कैचे की तरह दिख रहा है सर। हाँ सर स्टैटिक मेमोरी की तरफ दिख रहा है। हाँ सर ठीक है, मगर आपको अंतर थोड़ा सा पता चल जाएगा इसमें अलग से ठीक। हाँ आइए देखिए अंदर कैसे रोम का आप इमेज देखिए, ठीक है देखिए थोड़ा सा पीछे चलिए, इमेज से आपको सबको मैच करके चलते चलिए। हाँ सर रैम कहीं कहीं ऐसे दिख रहे थे सर, मगर देखिए स्टैटिक रैम जो था वो हल्का आपका मैच कर रहा है किसके साथ? सर आपका रोम के साथ मैच कर रहा है, हल्का हल्का रोम जैसा दिख रहा है ठीक। हाँ रैम आपको, रैम को मिलनी आप ये चित्र को ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केट में डायनेमिक रैम यूज होता है, तो आप डायनेमिक रैम का इमेज बस ये वाला याद रखिए अपने दिमाग में कि रैम ऐसे दिखता है, रोम ऐसे दिखता है, और आपका जो कैचे है वो ऐसे चपटा होकर के दिखता है, चपटा है मगर से पिन निकले ऐसे दिखता है आपको ठीक। हाँ सर ध्यान रहेगा। और ट्रांजिस्टर कैचे में भी है, ट्रांजिस्टर आपके यहाँ भी है, स्टैटिक में भी, बस डायनेमिक में केवल कैपेसिटर अलग से है ट्रांजिस्टर के साथ, इसलिए कैपेसिटर वाले अलग से याद रखेंगे ठीक है। हाँ सर आइए
तो अच्छी तरह से आपको ध्यान हो गया। चलिए इसके आगे हम आते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु इसकी जो है हम चर्चा कर लेते हैं। आइए भाई, इसमें बताया हूँ सर, आपको बार बार बताया हूँ सर, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि सर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा रोम में डला होता है। हाँ सर, और ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में क्या सर, ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में एक प्रोग्राम का समूह है, एक प्रोग्राम है। हाँ सर, ठीक। जब बूट होता है तो जब बूटिंग होगा तो रोम से ऑपरेटिंग सिस्टम चला जाता है आपके रैम में चल जाता है। हाँ सर, कुल मिलाकर के ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रोम में डला हुआ है, जिसको केवल रीड कर सकते हैं बार बार, केवल रीड कर सकते हैं बार बार, तो कुल मिलाकर के ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का प्रोग्राम है। तो हाँ सर, उसी से आप जोड़ करके लिखिए, मतलब ना कोई चीज़ रटना नहीं है सर, प्रोग्राम है तो आप क्या लिखेंगे, चलिए उसी को लिखते चलिए, रटना कुछ नहीं, सब आपको पता है, तो उसको हम लोग पॉइंट में लिख रहे हैं। चलिए हम लोग कर गलती क्या करते हैं, पॉइंट लिखाते हैं, समझाते नहीं, इसलिए पॉइंट याद नहीं रहती, मगर आपको याद रहेगा कि यह मतलब आपका जो रोम है यह प्राइमरी मेमोरी है। ठीक, हाँ सर, ये आपका प्राइमरी मेमोरी है। हाँ सर, रैम और रोम दोनों आपके प्राइमरी मेमोरी है। हाँ सर, हम जानते हैं। ठीक। दूसरा लिखेंगे आप, यह भी सेमीकंडक्टर मेमोरी। हाँ सर, आप पीछे दिखाए थे, रैम रोम दोनों ही सेमीकंडक्टर मेमोरी थे। हाँ सर, यह भी सेमीकंडक्टर मेमोरी है। आपको पढ़ा सब दिया, इसलिए अब लिखवा रहा हूँ तो आपको टेंशन नहीं हो रहा होगा। यह, परंतु इसकी प्रॉपर्टी, रैम की प्रॉपर्टी है वोलाटाइल या अस्थायी, मगर इसकी प्रॉपर्टी यह नॉन वोलाटाइल है या स्थायी मेमोरी है। ठीक, स्थायी मेमोरी है। ठीक है दोस्तों। हाँ सर, आइए अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना अपने आप में। हाँ सर, इसमें हम केवल रीड कर सकते हैं, इसमें हम ओनली रीड नॉट राइट। रीड राइट का मतलब आपको पता है, राइट नहीं कर सकते। हाँ सर, भैया आपके नॉन वोलेटाइल है तो इसको आपके अपने अंदर के डाटा को संग्रहण करने के लिए पावर की जरूरत नहीं होती है, पावर की जरूरत नहीं, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अंदर कैरी रखने के लिए पावर की जरूरत नहीं है। हालांकि उसको जब चालू कर रहे हैं तब तो लगेगा, पर अपने अंदर रखने के लिए पावर की जरूरत नहीं है। अपने अंदर कोई कार्य करना है, मैंने अपने अंदर उसको होल्ड करने के लिए पावर की आवश्यकता नहीं, इसलिए पावर की जरूरत नहीं है। किस सेंस में नहीं सर, आपके वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल के सेंस में है ना। हाँ सर, पावर की जरूरत नहीं है अपना कार्य करने के लिए, मैंने यहाँ पे होल्ड करने के लिए। चलिए ठीक, आइए फिर हम आपके रोम के प्रकार देख लेते हैं। आइए, रोम के प्रकार। सर है आपके पी रोम। हाँ सर, आपको मैं बताया था पीछे। हाँ सर, दूसरा है आपका ई पी रोम। हाँ सर, सर तीसरा था आपका सर डबल ई पी रोम। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, यहाँ केवल पी रोम, फिर पी यहाँ पे आ गया, फिर इसके आगे ई रोम, फिर यहाँ पर सर डबल ई रोम। हाँ सर, चलिए, और इसलिए मुख्य रूप से याद रखेंगे, मुख्य इसलिए इधर मुख्य रूप से रोम के केवल 3 प्रकार हैं, मगर एक गौण रूप से याद रखेंगे, गौण रूप से एक और भी इसका प्रकार में हम काउंट करके चलते हैं। ठीक, चौथे रूप में, गौण रूप में, जिसे आप जानते हैं फ्लैश मेमोरी के रूप में। ठीक सर, फ्लैश मेमोरी के रूप में। ठीक, हाँ सर, ठीक। और याद रखेंगे सर, रोम का प्रकार क्या सर, रीड ओनली मेमोरी। हाँ सर, ठीक।
तो दोस्तों क्या होता है रियल में बताइए कि आपका सर जो उसमें इस फ्लैश मेमोरी में आपको दिखाऊं मैं, चलिए कहने का मतलब जो पेन ड्राइव है या जो एचडी कार्ड है आपका, जिसका फ्लैश ड्राइव फ्लैश मेमोरी कह रहे हैं, उसमें बताइए कि आप उसमें कुछ डाटा बदल पाते हैं क्या? हाँ, तो उसमें डाटा डाल देते हैं सर हम लोग। ये छोड़िए, उसको छोड़िए, बस इतना प्रकार पे आइए, ज़्यादा बताऊंगा तो कंफ्यूज जाएंगे। हाँ सर, इसके प्रकार पे हम समझ गए सर, ये प्रकार है इसके, चलिए। और एक पांचवा भी आता है इसका अलग, कभी अगर आपसे पूछ ले तो याद रखेंगे सर, एम रोम, ठीक। हाँ सर। दोस्तों आपको इसका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये आपका फ्लैश मेमोरी है तो आपको पता था सर। ये एम रोम कौन सा आ गया सर, नया आ गया सर, एम रोम। इसका फुल फॉर्म को नहीं पता, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए दोस्तों। आपको इसका फुल फॉर्म है आपका M4, कई फुल फॉर्म ही पूछ लिए तो याद रखना चाहिए। अब वो फुल फॉर्म है सर इसका आपका मास्क रोम, ठीक। हाँ सर, इसका फुल फॉर्म M4 मास्क रोम, इसका फुल फॉर्म M4 आपका मास्क रोम होता है, बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। M4 आपका मास्क रोम। चलिए पहले इसका फुल फॉर्म से जो क्वेश्चन बनेंगे पता चल गया। हाँ सर, चलिए सर ये एम रोम क्या होता है, तो सर आप बताएं कि सर ये प्रोग्राम, जिसमें प्रोग्राम के रूप में जिसमें प्रोग्राम डाला जा सके वो प्रोग्रामेबल। प्रोग्राम अगर इलेक्ट्रॉनिकली रूप से डाला गया तो इलेक्ट्रॉनिकली वाला, उसको आप इरेज करके फिर नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी आप बता दी। मुझे मास्क रोम का उपयोग क्या है, अगर आपको बस ये पूछेगा इससे क्या पूछ सकता है, लिखिए सीधा सीधा उसको। कि यह एक, कि एम रोम आपका यह एक प्री प्रोग्राम्ड रोम है। तो कहीं पूछ ले कि वह कौन सा रोम है जो प्री प्रोग्राम्ड रहता है, अर्थात शुरुआत से ही वो प्रोग्राम्ड उसमें डले रहता है, अर्थात समझिए कि उसके मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा ही है। अर्थात कहने का मतलब क्या है सर, मान लीजिए कि आपको एक मेमोरी, रोम एक मेमोरी है। हाँ सर, समझ चलिए। हाँ सर, तो जो रोम मेमोरी है उसको आप बना के दे दिए, अब आप भाई सब कंपनी को बांट दिया, मैं जिस कंपनी को उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है वो डाल रहे हैं। मगर कुछ रोम ऐसे हैं जिसको जब कंपनी बना रही थी तभी उसमें प्रोग्राम डाल दिया, मतलब प्रोग्राम डाल के ही उसको बना दिया कि इस रोम में केवल यही प्रोग्राम चलेगा, उसे ही कहते हैं प्री प्रोग्राम रोम। जैसे कहने का मतलब क्या है सर, जैसे मैंने आपको सभी लोगों को अलग अलग झोला बना के बांट दिया कि आपको जिसमें किसको सब्जी लेना है सब्जी डालिए, जिसको उसमें कपड़ा डालना है कपड़ा डालिए, किसको जूता डालना है, किसको कचरा डालना है, जिसको जो डालना है उस थैले में आप डाल सकते हैं। और अब मैं एक थैला बनाया जिसमें पहले ही से मैं सब्जी डाल के पैक करके आप सबको बांट रहा हूँ, जिसको सब्जी चाहिए लीजिए, सब्जी वाला थैला आपके पास अवेलेबल है, यूज कीजिए। तो बस वैसा ही आपका जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है जब झोला बन रहा है तभी उसमें सब्जी डाल के सील दिया उसको मैं। हाँ ठीक, चलिए तो आप समझ गए होंगे कि सर प्री प्रोग्राम का मतलब क्या है, कि जब वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तभी उसमें प्रोग्राम डाल दिया जाए तो प्री प्रोग्राम्ड रोम कहलाएगा आपका, उसे ही कहते हैं आपका मास्क रोम, ठीक। हाँ सर, कि जब उसका चेहरा बन रहा था, मास्क मतलब आप मास्क लगाया चेहरे पे, जब उसका मास्क बन रहा था, चेहरा बन रहा था, तभी उसमें प्रोग्राम डाल दिया गया, उसके चेहरे पे एक मास्क बना दिया गया, उसके चेहरे पे प्रोग्राम बना दिया गया इस तरीके से, ठीक। चलिए अब आता है सब इसके ऊपर वन बाई वन चर्चा कर लेते हैं, ठीक। हाँ सर, चलिए तो लिखते हैं, चलिए प्रोम के बारे में बताऊं आपको मैं, पे सीधी बात लिखिए सर। इसका फुल फॉर्म है, पहले तो आपको बता चुका हूं हालांकि, फिर भी लिखिए प्रोग्रामेबल, है ना। हाँ सर, प्रोग्रामेबल। और सर उस बार बताया तो सिंगल ए लिया था ना, सिंगल एम लिया था। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। हाँ सर, याद रखेंगे सर, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहने का मतलब क्या है, इसमें से और किसमें बच्चों केवल एक बार या ओनली वन टाइम या केवल एक बार ही प्रोग्राम
प्रोग्राम डाला जा सकता है, डाला जा सकता है। ठीक, हाँ सर। जैसे मैंने आपको ये वाला, अगर ये वाला रूम बना के मैंने आपको दे दिया, मैं कंपनी में बना के आपको ये वाला रूम दे दिया खाली, आपका जो मन है उसमें, आपको मन है विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम डालने का, आपको उसमें जो मन कर रहा है कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम डालने का, किसी और का ऑपरेटिंग सिस्टम डालने का, आप उसमें डाल दीजिए। मगर आप जो एक बार डाल दिए बस उसमें डल गया, उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उसको सिर्फ वो रीड कर पाएगा हर बार। इसलिए इसको कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की एक बार जो प्रोग्राम डल गया, केवल एक बार या ओनली वन टाइम जो प्रोग्राम डल गया वही उसमें रन होते रहेगा जीवन भर, जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। हाँ सर। और सर अंतर फिर इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ, क्योंकि प्री प्रोग्रामेबल था, मैं आपको बताया कि दोस्तों मैं हूं बनाने वाला कंपनी, मैं बना के जिसको दिया, अब उसका मन है कि उसमें वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं, तो जो जिसको दिया वो कौन सा डाला, वो हो गया ये वाला कैटेगरी। और जो बना रहा है, पहले रोम को बनाया और बनाते समय उसमें मैं सब्जी डाल दिया, आपको थैला वाला एग्जांपल दे, बनाते समय में डाल दिया उसमें कोई प्रोग्राम, अब बोलो कि ये प्रोग्राम मेरा ये वाला रोम है, इसमें ये प्रोग्राम डला हुआ है, अब जिसको प्रोग्राम चाहिए उसको खरीदिए, है ना। हाँ, तो आप समझ गए होंगे आपकी मास्क वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है। दोनों सब में बहुत थोड़ी थोड़ी बारीकी है, और वही मैं आपको ऊपर अंतर क्लियर कर दूंगा, तो आपको पता रहेगा कि हाँ सर ये कारखाना वाला बात है, कारखाना बनते समय जो चीज़ डाल दिया और एक कारखाना से निकल करके अलग अलग रिटेलर के पास पहुंचा या होलसेलर के पास पहुंचा, होलसेलर का मतलब है उस थैले में वो क्या डाल के बेचे, है ना। हाँ सर। और ये आपका ये आपका कंपनी का कारखाना है जो एक थैला बनाया जिसमें सिर्फ पार्ले जी बिस्किट डाल के बेच रहे हैं। हाँ सर। और उसके बाद ये एक थैला बना दिया जिसको जब होलसेलर के पास गया तो उसमें वो सिर्फ मिक्सचर डाल के बेच रहा है, तो सिर्फ वो उस तरीके से है पूरा। समझ गया बात। हाँ सर, थैले वाले कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आते हैं आपके ईपी रोम में। ठीक है, हाँ सर। देखिए लिखा है हाँ सर, पीरो मतलब प्रोग्रामेबल रोम रीड ओनली मेमोरी। देखिए आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इस तरीके से दिखता है। हाँ सर, आपको पता है सब रोम ही ऐसा दिखता है, तो उसमें क्या बड़ी बात है ना। हाँ चलिए, क्या लिखा है, अ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी वेयर द कंटेंट्स कैन बी चेंज्ड वंस आफ्टर मैन्युफैक्चर ऑफ द डिवाइस, है ना। हाँ सर। द डाटा इज देन परमानेंट एंड कैन नॉट बी चेंज, मतलब इसमें डाटा जो डल गया परमानेंट होगा, अब उसको बदल नहीं सकते, वही मैं आपको बताया हूँ। इट इज़ वन टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी, है ना। हाँ सर। चलिए, तो प्रोम कहाँ के लिए यूज होता है, व्हाट इज प्रोम मेमोरी यूज्ड फॉर, तो आपको यूज होता है, इट इज वन टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी। Proms are used in digital electronic device to store permanent data, usually low-level programs such as firmware और microcode। तो जहाँ firmware और microcode डालने हैं वहाँ पे आपको उपयोग किया जाता है प्रोम का। ठीक, जहाँ आपके आ गया लो लेवल प्रोग्राम को डालने के लिए उपयोग है। तो बोलेगा कभी आपसे कि लो लेवल प्रोग्राम डालने के लिए इनमें से किसका उपयोग करेंगे, तो आप बताएंगे प्रोम का उपयोग आप करेंगे। ठीक, चलिए ध्यान रखें बात। हाँ सर, चलो दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए हम आ जाते हैं आपके प्रोम हो गया, अब हम आते हैं ई प्रोम पे, है ना। ई लगाते हैं इसका आगे, ई प्रोम मेमोरी। ई प्रोम का मतलब क्या सर, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हाँ सर, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो था उसी का ही एक टाइप है ना। इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी चिप, ठीक, ईप्रोम चिप का, दैट रिटेन्स इट्स डाटा व्हेन इट्स पावर सप्लाई स्विच्ड ऑफ। अर्थात कहने मतलब अगर उसका पावर सप्लाई ऑफ भी हो जाए तब भी अपने वो डाटा को होल्ड करके रखता है। ठीक, हाँ सर। कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन रिट्रीव स्टोर्ड डाटा आफ्टर अ पावर सप्लाई हैज बीन टर्न्ड ऑफ एंड बैक ऑन इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल। हाँ सर, कहने मतलब ये इतना ही बोल रहे हैं बस आपसे कि उसका पावर ऑफ हो जाए तब भी वो डाटा होल्ड करके रखता है। और कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन रिट्रीव्ड स्टोर्ड डाटा आफ्टर पावर सप्लाई, जब पावर आएगा तो अपने डाटा को फिर से रिट्रीव कर लेता है, फिर से हासिल कर लेता है, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रॉनिकली वो होल्ड करके रखा है, इलेक्ट्रॉनिकली फिर से वापस भी ले लिया, इसलिए इसको कहते हैं आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, हाँ सर, इसका आपको फुल फॉर्म याद रहना चाहिए।
ठीक। इसका यूज कहाँ होता है देखिए, EEPROM आर यूज्ड नॉट ओनली इन कंप्यूटर्स बट इन मेनी टुडेज मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स। ये आपका EEPROM है, देख लीजिए इसके बीच में कुछ कुछ डिवाइस लगा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रो आपका इरेजेबल करा रहा है वो, है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ EEPROM यू कैन होल्ड इन योर हैंड इंक्लूड कॉम्पैक्ट फ्लैश, स्मार्ट मेमोरी, मेमोरी स्टिक्स, कंप्यूटर बायोस इज फ्रिक्वेंटली स्टोर्ड इन EEPROMs। तो कंप्यूटर का जो बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है, अभी आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो कि रोम से ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करने में, रैम में डालने में मदद करता है, अर्थात सबसे पहले बायोस ही होता है। आप देखें हाँ सर, तो किसमें डला होता है, तो डला होता है आपके इसी EEPROM में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक। हाँ सर, चलिए तो इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ आपके लिए बस, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आइए लिख देता हूँ। इसका इमेज आप देख रहे हैं, हाँ सर, इसके बीच में कुछ ना कुछ डला हुआ है, देखिए हर बार इसके बीच में कुछ ना कुछ डला हुआ है। हाँ सर, चलिए यहाँ देखिए बीच में कुछ डला हुआ है, ठीक है सर। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी EEPROM। चलिए कॉपी कर देता हूँ, नहीं तो हाँ सर, ये हो गया आपका EEPROM। छोड़िए, फुल फॉर्म है दोस्तों आपका इसका, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कुल मिलाकर के इस ऊपर जो प्रोम था, इसी का ही एडवांस वर्जन है EEPROM, है ना, रीड ओनली मेमोरी। चलो दोस्तों, ठीक। ठीक, तो इसमें कुल मिला के इरेजेबल शब्द दिया। तो इरेजेबल का मतलब क्या कि इसमें आपका जो डेटा इसमें डला है, डेटा को कहीं ना कहीं आप इरेज कर सकते हैं। इसमें डेटा को आप, जो इसमें डेटा डाला है उसको आप इरेज कर सकते हैं। हाँ सर, ठीक। चलिए, और दूसरा सबसे बड़ा बात, इसमें इरेज करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, तो इसमें इरेज करने के लिए सबसे क्वेश्चन बनेगा, इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। इसमें इरेज करने के लिए देखिए यूवी रेस का उपयोग करते हैं। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस का उपयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अरे पूरे का चीज बता देंगे अंदर तक का दोस्तों। तो कभी आपसे पूछ ले कि किस रोम में आपके अल्ट्रा वायलेट रेस का उपयोग किया जाता है प्रोग्राम को इरेज करने के लिए, डाटा को इरेज करने के लिए, तो आप बताएंगे सर आपका है वो EEPROM सर। तो उपयोग करते हैं। यूवी मतलब आपका दोस्तों अल्ट्रा वायलेट, ये आपका कहते हैं पराबैंगनी किरण या पराबैंगनी प्रकाश का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो अल्ट्रा वायलेट रेस का उपयोग करके जिसमें डाटा डिलीट किया जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेस का उपयोग करके जिसमें डाटा को इरेज किया जाता है, वो आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। और इसमें याद रखेंगे, इसमें अगर आप डाटा इरेज करना चाहेंगे तो आपको डाटा को पूरा डाटा इरेज होगा। हाँ सर, अर्थात इसमें आप ये सोचेंगे कि डाटा का 4 लाइन मिटा दूं, नीचे के 6 लाइन रखूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप इरेज कर रहे हैं तो पूरा ही डाटा इरेज हो जाएगा, इसलिए पूरा डाटा इरेज होगा जब भी आप करेंगे, ठीक। हाँ सर, वो भी एक साथ, है ना, पूरा डाटा इरेज होगा एक साथ। तो अगर आप डाटा इरेज करते हो एक साथ, पूरा ही डाटा इरेज हो जाएगा उस मेमोरी का। हाँ सर, चलिए, अब क्लास आपका अनावश्यक रूप से लंबा हो जाएगा, इसलिए एक काम करते हैं हम कि इसके आगे का थोड़ा जानकारी जो आपका डबल EEPROM का बचेगा उसको नेक्स्ट क्लास से कैरी ऑन कर लेंगे, फिर उस चैप्टर को हम आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो चलिए
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एकदम बारीकी चीज की तरह से पूरा बारीकी आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं कि एक लाइन का क्वेश्चन बनेगा तो आपसे नहीं छूटने वाला, क्योंकि आपको अब एक कॉन्सेप्ट पता है ना, पूरे एक चीज कैसे काम होता है। ठीक है, चलिए तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए दोस्तों, जो कमेंट करना दिल से कमेंट कीजिए, ताकि आपके कमेंट्स पढ़ करके मेरा भी मन प्रसन्नचित हो जाता है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।